हाँ, तो आज शुरू करते हैं हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल का रिवीजन। ये है जाति व्यवस्था, इस चैप्टर का नाम है और ये सोशियोलॉजी पेपर 2 का जो है यूनिट 2 है। इसमें जाति व्यवस्था के बारे में पूरा पढ़ना है। जाति व्यवस्था के में जैसे ड्यूमा है, ड्यूमा का जाति व्यवस्था, श्रीनिवास का, इनमें ये वैज्ञानिक है, समाजशास्त्री हैं, इनके बारे में आंधेवित्ते का ये सारा पढ़ेंगे जाति व्यवस्था के बारे में। पहले जान लेते हैं, आइए, जाति व्यवस्था का अर्थ क्या है और उसके लक्षण क्या है। भूमिका: जाति व्यवस्था भारतीय समाज में श्रम विभाजन एवं स्त्रीकरण का एक स्वरूप है। तो श्रम विभाजन का और स्त्रीकरण यानी स्त्रीकरण करने का एक का अर्थ क्या है। भारतीय समाज में श्रम विभाजन एवं स्त्रीकरण की एक ऐसी व्यवस्था जहां प्राचीन हिंदू समाज कुछ निश्चित अंतर्वाही समूहों में बटा होता है। अंतर्विवाही समूहों में जो है समाज बटा होता है। इन समूहों की सदस्यता जन्मजात होती है। इनका एक प्रतिबंधित निश्चित पेशा होता है। इनके कुछ विशिष्ट अधिकार और निर्योग्यताएं होती हैं। ये खान पान, सामाजिक सेवा से संबंधित कुछ नियमों का पालन करते हैं और ये एक दूसरे से सोपानिक रूप से जुड़े होते हैं। इन सबको जाति व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब जातियां होती हैं। जाति व्यवस्था के लक्षण क्या है? इनके संरचनात्मक लक्षण है संपूर्ण भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी संपूर्ण भारत जो है समाज खंडात्मक विभाजन है। इसमें विभिन्न जाति समूह का ऊंच नीच के क्रम में व्यवस्थितीकरण है, यानी सोपान की व्यवस्था है, सोपान क्रम की व्यवस्था है। सांस्कृतिक लक्षण है, इसमें सांस्कृतिक लक्षण है में निश्चित प्रतिबंधित पेशा है, यानी हर जाति का अपना पेशा है। अंतर्वाही नियमों की विद्वानता, यानी अपनी ही जाति में विवाह करने की विशेषता है। विशेष अधिकार एवं योग्यताएं हैं। खान पान एवं सामाजिक संपर्क के नियम है कि वहाँ किसके यहाँ खा सकते, किसके यहाँ नहीं खा सकते और समाज में किससे दोस्ती या संपर्क बना सकते हैं। और जन्मजात सदस्यता, यानी कोई जन्म लेता है तो उसकी सदस्यता निर्धारित हो जाती है कि वो किस जाति का है। तो ये इसके सामान्य लक्षण हो गए, जाति व्यवस्था के लक्षण। फिर निष्कर्ष है कि जाति व्यवस्था के उपरोक्त लक्षणों में आधुनिक परिवर्तन की चर्चा। अब निष्कर्ष में पढ़ेंगे आधुनिक परिवर्तन में क्या हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे आगे। जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन की निरंतरता एवं निरंतरता। जाति व्यवस्था में निरंतरता, आधुनिक परिवर्तन किस तरह हुआ और निरंतरता क्या है। तो जाति व्यवस्था का अर्थ लक्षण वहीं से अपन ने अभी पढ़ा है कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन और स्त्रीकरण का प्रमुख स्वरूप है। जाति व्यवस्था और भारतीय समाज में श्रम विभाजन और स्त्रीकरण की एक ऐसी व्यवस्था जहां हिंदू समाज एक निश्चित अंतर्वाही समूह में बटा होता है और समूह की सदस्यता जन्मजात होती है उसमें, और प्रतिबंधित निश्चित पेशा होता है। विशेष अधिकार नियोक्ता है, खान पान, सामाजिक सेवा संबंधी नियम का पालन करते हैं। तो क्या है, एक जाति व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था की बारे में अभी पढ़ा है। जाति व्यवस्था के आधुनिक परिवर्तन एवं निरंतरता के लिए इसमें क्या है, जन्मजात सदस्यता की निरंतरता होती है। भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन होता है और अंतर्वाह के नियम फॉलो किए जाते हैं। इसमें जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो आधुनिक परिवर्तन प्रत्येक जाति व्यवस्था का प्रतिबंधित पेशा प्रायः समाप्त हो रहा है। जाति व्यवस्था का जो पेशा था अब और काम भी कर रहे हैं तो समाप्त हो रहा है। खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी नियम प्रायः कमजोर हो रहे हैं। विशेष अधिकार और नियोक्ताओं की व्यवस्था कमजोर हो रही है। सोपान व्यवस्था भी कमजोर हो रही है। अर्थात समाज में उच्चता और निम्नता के निर्धारण में जाति व्यवस्था के मात्रा में कमी आई है, यानी ऊंचे और नीचे के आधार पर जाति व्यवस्था का मापन जो है वो कम हुआ है। अंतर्विवाह के नियम थोड़ा परिवर्तन हुआ है, यानी अब दूसरी जातियों में भी विवाह हो रहा है तो इसके नियम भी कमजोर हुए हैं, लेकिन जाति व्यवस्था फिर भी बनी हुई है। जाति व्यवस्था के निरंतरता के क्या है कारण? तो किस तरह से बनी हुई? जन्मजात सदस्यता एवं भारतीय समाज के खंडात्मक विभाजन के रूप में जाति व्यवस्था आज भी विद्यमान है।
फिर यद्यपि अंतर जातीय विवाह प्रारंभ तथापि अंतर विवाही समूह के रूप में जाति व्यवस्था आज भी विद्यमान है। यानी दूसरी जातियों में विवाह हो जाता है एक से दूसरी जाति में, लेकिन फिर भी अभी भी अंतर विवाही जाति व्यवस्था विद्यमान है और जन्मजात के आधार पर सदस्यता भी विद्यमान है। आर्थिक राजनीतिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए संगठन निर्माण के आधार के रूप में जाति व्यवस्था आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। राजनीतिक दलों द्वारा वोट की लामबंदी करने के लिए साधन के रूप में जाति व्यवस्था विद्यमान है। फिर भारत सरकार द्वारा सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में आरक्षण व्यवस्था के आधार पर जाति आज भी जातिवाद के रूप में जाति आज विद्यमान है। तो इस सब कारणों से जाति आज विद्यमान है। उसकी निरंतरता है। जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन के कारक एवं निर्धारक, यानी जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन के क्या, आधुनिक परिवर्तन किस तरह से हुआ, कौन निर्धारक करता है इसको, तो आधुनिक मूल्य व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, तो आधुनिक मूल्य आए हैं, आधुनिक शिक्षा आई है, तो आधुनिक परिवर्तन हुआ है। फिर सुधार आंदोलन, पिछड़ी जाति हैं, पिछड़ी जाति के आंदोलन हुए, उसमें दलित आंदोलन हुए, विभिन्न व्यक्ति जैसे गांधी, अम्बेडकर आदि के द्वारा किए गए प्रयास के कारण आधुनिकता आई है, इसमें सुधार हुआ है। लोकतांत्रिक राज्य और इसके द्वारा निर्मित संविधान कानून की योजनाओं, विकास योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए गए हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिक व्यवसायों का उद्भव हुआ है, तो औद्योगिकरण, नगरीकरण से जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। फिर यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ है, इसके कारण भी है। जाति व्यवस्था की निरंतरता के कारण क्या है, जाति व्यवस्था निरंतरता किस तरह से है, तो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में वोट संख्या का महत्व है। राजनीति करनी है और वोट प्राप्त करने हैं तो जाति व्यवस्था के आधार पर राजनीति होगी, तो उसके लिए बना हुआ है। लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तियाँ प्राप्त करने में संगठन का बढ़ता महत्व है और उसी आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर संगठन बनाते हैं, आर्थिक शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो इसके रूप में बना हुआ है। सरकार द्वारा आरक्षण और सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में जाति का प्रयोग किया गया है, तो बना हुआ है। फिर वैश्वीकरण जनित पहचान का संकट, यानी वैश्वीकरण जनित पहचान का संकट और धर्म एवं जातीय निर्जातिता में वृद्धि हुई है। हिंदू धर्म में निहित निरंतरता की प्रवृत्ति एवं धार्मिक रूढ़िवाद और दहेज प्रथा के रूप में निष्कर्ष है कि स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था आज कई परिवर्तनों से होकर गुजर रही है, परंतु इसके कई परंपरागत तत्व आज भी बने हुए हैं। साथ ही कई नवीन आयामों के साथ ये अपनी निरंतरता को बनाए हुए हैं, निरंतरता और यानी परंपरा को दोनों को बनाए हुए हैं और आज भी चल रही है, आधुनिकता के रूप में चल रही है। भारत में जातीय गतिशीलता एवं इसके निर्धारक स्रोत क्या हैं, क्या जाति गतिशीलता है उसके क्या कैसे निर्धारित होती है। जाति व्यवस्था भारत में स्त्रीकरण के एक प्रमुख स्वरूप के रूप में विद्यमान है। औपनिवेशिक कालीन विद्वानों द्वारा इसकी बंद व्यवस्था के रूप में व्याख्या की जाती रही है। औपनिवेश काल के विद्वान बताते रहे हैं कि भारत की व्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था की तरह रही है, परंतु यह कभी भी पूर्णतः बंद नहीं रही और ऐतिहासिक रूप से भारतीय विद्वानों द्वारा इसका खंडन करते हुए कहा गया है कि इसमें गतिशीलता विद्यमान रही है। यानी पुराने जो कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था के रूप में आज भी तो विद्यमान है, और अपने से कालीन विद्वान बताते हैं कि इसमें बंद व्यवस्था जो है बंद व्यवस्था के रूप में रही है, लेकिन भारतीय विद्वान बताते हैं इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि गतिशीलता विद्यमान रही है, यानी प्राचीन काल में भी बंद व्यवस्था नहीं रही थी। जाति गतिशीलता का अर्थ क्या है, यानी जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था जिसमें किसी जाति समूह का अपनी जाति परिस्थिति में ऊर्ध्वगामी सुधार या अधोगामी गिरावट को जाति गतिशीलता की संज्ञा दी जाती। किसी जाति में गिरावट आती है और कोई जाति अच्छी स्थिति में पहुंच जाती है, परिस्थिति में ऊर्ध्वगामी सुधार भी हो जाता है, तो इस सबको जातीय गतिशीलता की संज्ञा दी जाती है, यानी जाति गतिशीलता बताया जाता है। भारत में जाति गतिशीलता के स्वरूप और निर्धारक यानी क्या है। भूमि अधिग्रहण एवं युद्ध जीतकर जातीय गतिशीलता, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के मराठा में है ये।
के भूमि का अधिग्रहण कर लिया और युद्ध जीत लिए तो एक जाति प्रभावी हो गई। फिर मंदिरों तथा ब्राह्मणों के संरक्षण द्वारा जाति गतिशीलता, जैसे जगन्नाथपुरी के द्वारा द्वैत जातियों उनको संरक्षण दिया गया है तो ये जाति गतिशीलता हुई है। राज्य के संरक्षण द्वारा जाति गतिशीलता, जैसे मुगलों के संरक्षण में कार्यस्थल जातियाँ, कायस्थ जाति, इनको संरक्षण मिला है। फिर जनगणना के माध्यम से जाति गतिशीलता, दिल्ली के विश्वकर्मा ब्राह्मण आदि। संस्कृतिकरण द्वारा जाति गतिशीलता, उत्तर प्रदेश के भैया और मध्य प्रदेश के गौड़ जाति में। फिर आधुनिक शिक्षा, आधुनिक नौकरी, धन अर्जन, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति आदि के माध्यम से जाति गतिशीलता मतलब जाति गतिशीलता बनी हुई है। उदाहरण में आगरा के जाट। स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रही है और समकालीन भारत में यह मुख्यतः आधुनिक शिक्षा, नौकरी, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियों की आदि के माध्यम से क्रियाशील है। इसमें आज उल्टी प्रवृत्ति भी दिखाई दे रही है, जहां आरक्षण के लाभ हेतु ऊंची जातियां अधोमुखी गतिशीलता हेतु उन्मुख है, यानी उन्हें भी ऊंची जातियों को भी आरक्षण चाहिए तो आरक्षण के लिए वो गरीब बन रही हैं और निम्न जाति का बनने का प्रयास कर रही हैं। तो इस तरह से गतिशीलता आज विद्यमान है, तो ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रही है और शिक्षा, नौकरी, राजनीति की प्रवृत्ति के रूप में अभी विद्यमान है और आरक्षण के रूप में विद्यमान है। जैसे राजस्थान में गुर्जर। जाति व्यवस्था संबंधित प्रश्न है। अब जाति व्यवस्था के अध्ययन का जी.एस. घुरे का परिप्रेक्ष्य। जी.एस. घुरे ने इसका क्या परिप्रेक्ष्य दिया है? घुरे के पूर्व प्रचलित जाति व्यवस्था का अध्ययन का परिप्रेक्ष्य, यानी पहले से जो प्रचलित है उसके अध्ययन किया है उनने घुरे ने। उनके उद्विकासी परिप्रेक्ष्य बताया है, मिशनरी परिप्रेक्ष्य और प्रशासकीय परिप्रेक्ष्य। उपरोक्त तीनों परिप्रेक्ष्यों के द्वारा जाति व्यवस्था का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जाति व्यवस्था के अध्ययन का घुरे का परिप्रेक्ष्य। घुरे क्या कहते हैं? तो घुरे का पहला है भारत विद्या परिप्रेक्ष्य, यानी प्राचीन धर्मों, ग्रंथों, महाकाव्यों, ऐतिहासिक प्रलेखों और शिक्षा लेखों में के आधार पर वर्तमान जाति व्यवस्था का अध्ययन, भारतीय समाज का अध्ययन को भारत विद्या परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। इन्होंने किस आधार पर अध्ययन किया है? तो धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों, ऐतिहासिक प्रलेखों, शिलालेखों, इसके आधार पर इन्होंने अपना अध्ययन किया है तो उसे भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। घुरे द्वारा जाति के अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग। इन्होंने जाति की प्रकृति एवं संरचना का अध्ययन एवं विश्लेषण किया, जैसे ऋग्वेद, मनु, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर इन्होंने जाति व्यवस्था का अध्ययन किया कि कैसी थी। तो ऋग्वेद में, मनु स्मृति में और ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर जाति व्यवस्था के 6 लक्षणों की चर्चा। समाज का खंडात्मक विभाजन। इन्होंने बताया कि समाज में खंडात्मक विभाजन है, अंतर्विवाह के नियम है, नियमित प्रतिबंधित पेशा है, खान पान, सामाजिक सहवास के नियम है, विशेष अधिकार है, नियोक्ताएं और सोपान है और इसके आधार पर जाति व्यवस्था, संरचना और प्रकृति का इन्होंने अध्ययन किया। तो जो पुरानी समाज में जैसा व्यवस्था थी इन्हीं के आधार पर इन्होंने अध्ययन किया। जाति की उत्पत्ति की व्याख्या। ऋग्वेद और मनु स्मृति, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर इन्होंने जाति की उत्पत्ति की व्याख्या की है। घुरे ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में स्थापित किया है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति इंडो आर्यन संस्कृति यानी आर्यों द्वारा अपनी शुद्धता आधिपत्य को बनाए रखने के लिए किया गया था, यानी आर्यों द्वारा अपनी शुद्धता, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए जाति व्यवस्था का आरंभ किया गया था। जो कि अब आलोचना है घुरे ने अध्ययन किया उसमें कमियां हैं। घुरे का उपरोक्त परिवेश अनुभविक तथ्यों पर आधारित नहीं है, यानी उन्होंने कुछ अनुभव नहीं किया, पुरानी कही सुनी बातें उठाई और बता दिया, तो अनुभव पर आधारित नहीं है। घुरे का परिवेश वर्तमान जाति व्यवस्था को समझने में प्रासंगिक नहीं है, तो पुरानी बात हो गई, आज की बात तो बता ही नहीं। तो जाति व्यवस्था के अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य यानी वेद, पुराण, महाकाव्य आदि का पर
घूरे की पूर्ण निर्भरता तर्क संगत नहीं है। यानी उन्होंने पुरानी चीजों बस को लिया है, ये पूर्णतः तर्क संगत नहीं है। घूरे द्वारा जाति व्यवस्था को जड़ और परिवर्तनशील मान लेना तर्क संगत नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है जाति में, तो हो रहा है। मूल्यांकन निश्चित रूप से उपरोक्त आलोचनाएं घूरे के विचारों में कमियों को दर्शाती हैं, बावजूद इसके घूरे के इस परिप्रेक्ष्य में महत्वता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि घूरे ने जाति व्यवस्था के औपनिवेशिक कालीन नकारात्मक विश्लेषण से बाहर निकलकर सकारात्मक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। यानी सकारात्मक कुछ तो बताया उन्होंने, इसलिए उनके परिप्रेक्ष्य की निंदा नहीं की, मतलब कम नहीं किया जा सकता। वर्तमान में जाति व्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप से विलुप्त, अलग और नई नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान जो मतलब आज की जो व्यवस्था है, हाँ, वो अपनी पुरानी चीज़ों को लिए हुए है, यानी बिल्कुल से नई नहीं है। परंपरागत पहलुओं की जानकारी हमें भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य स्रोतों से मिलती है। यानी पुरानी चीज़ों को जानना है तो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। अतः निष्कर्ष कि वर्तमान में जाति व्यवस्था की यदि समग्रता में समझना है तो घूरे के इस परिप्रेक्ष्य के साथ साथ क्षेत्रकार और अनुभविक अनुभवों को शामिल करना होगा, और इसलिए 1980 के बाद के समाजशास्त्रियों द्वारा जाति व्यवस्था के अध्ययन हेतु बुक व्यू और फील्ड व्यू का संयुक्त प्रयोग किया जा रहा है। तो पहले पुरानी की व्यवस्था को समझना है तो घूरे के परिप्रेक्ष्य से समझ सकते हैं, और उसमें आधुनिकीकरण को भी शामिल करके पूरी व्यवस्था को समझ सकते हैं। जाति गतिशीलता को समग्र रूप में समझा जा सकता है। जाति व्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना के बारे में घूरे का विचार। जाति व्यवस्था की प्रकृति जो जैसी भी थी, उनकी संरचना जैसी थी, तो घूरे का क्या विचार था? तो भारत में जाति व्यवस्था स्त्रीकरण का मुख्य स्वरूप है। जाति व्यवस्था के कारण स्त्रीकरण है, इसका मुख्य स्वरूप है। इसकी प्रकृति एवं संरचना को जीएस घूरे ने निम्नलिखित लक्षणों को समझने का प्रयास किया है। की प्रकृति और संरचना कैसी है? तो भारत में खंडात्मक विभाजन है, सोपान क्रम है, सोपान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ है। खान पान एवं सामाजिक व्यवस्था पर प्रतिबंध है। प्रदूषण अथवा अपवित्रता की धारणा के आधार पर निर्योग्यताएं एवं विशेष अधिकार, यानी किसी को विशेष अधिकार है और किसी को वो अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी उस पर प्रतिबंध है। तो इस तरह अपवित्रता की भावना भी है। फिर व्यवस्था के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर सकता है, इसके स्वतंत्रता का चुनाव पर प्रतिबंध है। अंतर विवाह के नियम है। तो ये इनका उन्होंने मतलब बताया कि भारत की जाति व्यवस्था के ये सारे लक्षण हैं, और ये इसी लक्षणों के कारण ये प्रकृति उसकी इस तरह की है और उसकी संरचना भी जाति व्यवस्था की इस तरह की है। फिर मूल्यांकन है। घूरे ने जाति व्यवस्था की प्रकृति संरचना का विश्लेषण प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर किया है, और समकालीन संदर्भ में आधुनिक तथ्यों की उपेक्षा की है। उन्होंने कि आधुनिक जो चल रही है उसको बताया नहीं है, पुरानी बस बताई है। घूरे ने अपने उपरोक्त विश्लेषण में यह दर्शाया है कि जाति व्यवस्था के विभिन्न गुणधर्म क्या हैं और ये किस आलोचकों मतलब गुणधर्म क्या है और किस प्रकार श्रेणियों के मध्य संबंधों को निर्धारित करते हैं। आलोचकों का आरोप है कि घूरे ने अपने विश्लेषण में इन गुणधर्मों के पीछे काम करने वाले किसी सामान्य नियम विचारधारा को खोजने का प्रयास नहीं किया है। यानी घूरे ने इन सब बातों को कहा, लेकिन इस विचारधारा के पीछे कौन से सिद्धांत है या नियम है ये खोजने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। फिर जाति व्यवस्था की प्रकृति संरचना के बारे में घूरे का उपरोक्त विचार जाति व्यवस्था के संदर्भ में सभी जगहों पर लागू नहीं होता। तो इनकी जो प्रकृति संरचना का विचार है वो सब जगह लागू नहीं होता। ये बात कह रहे हैं मैकिंग मार्टिन ने बात कही है इनकी आलोचना में। फिर घूरे ने अपने विश्लेषण में विभिन्न जातियों के मध्य संबंधों को निर्धारित करने वाले आर्थिक राजनीतिक शक्तियों की भूमिका को स्थान नहीं दिया है। यानी किसी भी जाति के बीच संबंध जो है आर्थिक राजनीतिक शक्तियों की भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने बात नहीं बताया है। दीपंकर गुप्ता के अनुसार विभिन्न जातियों के मध्य सोपान के निर्धारण में उन जातियों की अपनी अपनी धारणाएं और अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जिसका विश्लेषण
घूरे के विचारों में नहीं है कि जो जाति व्यवस्था है उनमें सोपान क्यों है, तो सोपान की अपनी अपनी विचारधारा होगी, इसके बारे में घूरे ने नहीं बताया है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर उपरोक्त आलोचनाएं घूरे के उपरोक्त विचारों में कमियों को उजागर करती हैं, यानी आलोचनाएं जो विज्ञान समाजशास्त्र ने दी हैं वो उनकी कमियों को उजागर करती हैं। बावजूद इसके जाति व्यवस्था की प्रकृति संरचना के स्पष्टीकरण में घूरे का और भारतीय समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकृति समझना को समझने के लिए मतलब भारतीय समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य से ये महत्वपूर्ण है। घूरे ने जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत किस प्रकार दिया, तो जाति व्यवस्था भारतीय समाज में स्त्रीकरण की प्रमुख स्वरूप के रूप में विद्यमान रहा है और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में घूरे का विचार निम्नलिखित है। घूरे ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया कि 3 वर्गों में विभाजित है। विवाह संबंधी निबंध का अभाव है और धार्मिक पवित्रता के महत्व को, धार्मिक पवित्रता है इसमें। उत्पत्ति का कारण क्या है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का, तो आर्यों में विजय गर्व का भाव था, यानी वो आर्य है अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और उनमें गर्व था कि हम विजयी हैं और बाकी नागरिक दूसरे हैं और कमजोर हैं। आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को दूरी बनाए रखने की भावना थी, और तो आर्यों ने पहले अपने आप की विजय को साबित करने के लिए, अपने गर्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पन्न की और मूल निवासियों से दूरी बनाए रखी। आर्यों ने यहाँ के लोगों का शिष्टता स्थापित करने की मंशा थी, यानी यहाँ के लोगों से अपने आप को शिष्ट साबित करना था उन्हें, इसलिए जाति व्यवस्था आई। आर्यों द्वारा वैदिक कृत्यों को पवित्रता की सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया कि वैदिक कार्य जो हम करते हैं वो पवित्र हैं, इसलिए इस भावना से आर्यों द्वारा अपने संस्कारों की शुद्धता को बनाए रखने का विचार था उनके मन में, इसलिए जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। घूरे का यह परिप्रेक्ष्य अनुभविक तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसलिए भारतीय समाज को विज्ञान का दर्जा प्रदान नहीं करता है। समाजशास्त्र को यानी विज्ञान नहीं बताता क्योंकि अनुभव नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तथ्य नहीं है उसमें। इस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था का उद्भव तब हुआ जब ब्राह्मणों ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त की और हडसन के अनुसार चूंकि अलग अलग विद्वान बताए थे, चूंकि ब्राह्मणों द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की घटना बहुत बाद में संभव हुई, इसलिए यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो पहला तो बताते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त की, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, बहुत समय बाद हुआ। और पहले वाले में बताते हैं कि अनुभविक तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसलिए समाजशास्त्र का दर्जा नहीं दे सकते। इस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था के संबंधित नियमों एवं मान्यताओं की रचना ब्राह्मणों द्वारा की गई और इसे समाज या अन्य समूहों पर लाद दिया गया, यानी लोग ऐसा कहते हैं इसके संबंध में कि ब्राह्मणों द्वारा अपनी नियम मान्यताओं की रचना की गई और उन्हें बनाए रखने के लिए इन समूहों पर लाद दिया गया। आलोचकों का कहना है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कोई भी सामाजिक व्यवस्था समाज पर जबरन नहीं लादी जा सकती। घूरे का उपरोक्त सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता है कि जाति व्यवस्था में पाए जाने वाले खान पान के निषेध क्यों है या निम्न जातियों से स्पर्शता से भोजन क्यों अपवित्र हो जाता है, इस बारे में घूरे ने नहीं बताया है। निश्चित तौर पर उपरोक्त आलोचनाएं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में घूरे के विचारों में कमियों को बताती हैं, इंगित करती हैं। बावजूद इसके जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के विश्लेषण में घूरे का उपरोक्त विचार भारतीय समाजशास्त्र हेतु महत्वपूर्ण है, जो कम करके जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के विशिष्ट पक्षों के विश्लेषण करता है। सो कम से कम ये जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में कुछ तो विश्लेषण करता है, इसलिए तो ये महत्वपूर्ण है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन और भविष्य के बारे में घूरे का विचार, उत्पत्ति के बारे में बता दिया, संरचना प्रकृति के बारे में बता दिया घूरे ने। अब घूरे बताएंगे कि भविष्य के बारे में उनका क्या विचार है। तो भारत में जाति व्यवस्था निरंतरता एवं परिवर्तन की प्रक्रिया को परिलक्षित करती है। जाति व्यवस्था निरंतरता बताती है और परिवर्तन बताती है, परिलक्षित करती है। जाति व्यवस्था में इस निरंतरता और परिवर्तन को घूरे ने भी स्वीकार किया है और इसका निम्न रूपों में दर्शाया है।
अब जाति व्यवस्था में हो रहे आधुनिक परिवर्तन क्या है और व्यवस्था के बारे में गुरु का क्या विचार है? पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा कमजोर हुई है। तो आधुनिक परिवर्तन आया है क्योंकि पवित्रता अपवित्रता की धारणा कमजोर हुई है। खान पान सामाजिक व्यवहार संबंधी निषेधों में शिथिलता आई है, व्यवहार संबंधी नियमों में शिथिलता आई है, विशेषकर नियोक्ताओं में शिथिलता आई है, संस्करण या सोपान में लचीलापन आया है। तो सोपानकरण क्या है? कमजोर हुआ है। जाति व्यवस्था के निरंतर तो मतलब अभी भी चल रही है। तो अंतर विवाह के क्षेत्र में निरंतरता बनी हुई है, यानी अभी भी अपनी अपनी जातियों में ही विवाह होता है। फिर परिवर्तन के कारण क्या है? तो आधुनिक मूल्यों का विस्तार हुआ है, सुधारवादी और गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन का प्रभाव पड़ा है। तो इस कारण जाति व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन आया है। फिर औद्योगिकरण नगरीकरण हुआ है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक विद्यमान है, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ है, फिर यातायात साधनों का विकास हुआ है, जिसके कारण जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन आए हैं। जाति व्यवस्था का भविष्य कैसा है? तो गांधी के विचार से परंपरागत वर्ण व्यवस्था की स्थापना, यानी गांधी जी का विचार है कि परंपरागत वर्ण व्यवस्था की स्थापना की जाए। फिर सम्मिश्रण एवं सामूहिकरण का विचार ये है। फिर अम्बेडकर का विचार जाति की पूर्ण समाप्ति है। अम्बेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था को पूर्णतः क्या करना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। और गांधी जी कहते हैं कि परंपरागत वर्ण व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए, जैसे उसमें जाति ना हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो। और इसमें कहते हैं कि सम्मिश्रण वाले कहते हैं कि सामूहिकरण किया जाए, जाति व्यवस्था एक ही समूह हो, कोई जाति ना हो। अम्बेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था की पूर्ण समाप्ति हो। फिर उपरोक्त तीनों के संदर्भ में घूरे का विचार मुख्यतः अम्बेडकर का समर्थन और अंतरजातीय विवाह और रक्त सम्मिश्रण पर बल देता है। तो घूरे का विचार अम्बेडकर से मिलता है, जिसको अम्बेडकर कहते हैं कि अम्बेडकर के विचार से इनका विचार मेल खाता है, अंतरजातीय विवाह और रक्त सम्मिश्रण पर बल देते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। जाति व्यवस्था की भविष्य के बारे में घूरे का विचार भी अवैज्ञानिक और तथ्यहीन है। तो जाति व्यवस्था के बारे में जो भविष्य के विचार हैं वो घूरे के कोई अच्छे नहीं हैं, विचार अवैज्ञानिक हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं है, कोई डाटा नहीं है। घूरे का जाति व्यवस्था के वर्तमान प्रकारात्मक पक्षों की अवहेलना करता है। घूरे ने एक तरफ जाति व्यवस्था का विश्लेषण श्रम विभाजन की व्यवस्था के रूप में किया कि जाति व्यवस्था जो है श्रम विभाजन के रूप में उत्पन्न हुई, वहीं दूसरी ओर जाति व्यवस्था की पूर्णता समाप्ति का समर्थन करते हैं, तो परस्पर विरोधी है। यानी जाति व्यवस्था के श्रम विभाजन की व्यवस्था के रूप में किया उन्होंने, और फिर जाति व्यवस्था का पूर्णता विभाजन करते हैं, समाप्त करने की बात करते हैं। तो इस तरह से विरोधी हैं अपने आप में, क्योंकि श्रम विभाजन के लिए तो जाति व्यवस्था ही जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर उपरोक्त आलोचना जाति व्यवस्था के भविष्य के बारे में घूरे के विचारों में नित कमियों को उजागर करती हैं। बावजूद इसके जाति व्यवस्था में होने वाले आधुनिक परिवर्तन और इसके कारकों की चर्चा समाजशास्त्रीय विश्लेषण में घूरे के योगदान को परिलक्षित करता है। साथ ही जाति व्यवस्था की समाप्ति हेतु घूरे द्वारा प्रस्तावित अंतरजातीय विवाह का उपयोग भी समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसको आज भी भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया है। एम.एन. श्रीनिवास के पूर्व प्रचलित परिप्रेक्ष्य। अब एम.एन. श्रीनिवास के बारे में अध्ययन और प्रवेशिक कालीन परिप्रेक्ष्य। इसके द्वारा जाति व्यवस्था विकृत चित्रण और इसके प्रकारात्मक पक्षों की उपेक्षा की है, न प्रकारात्मक पक्षों की उपेक्षा की है और विकृत चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें जैसे उद्विकासवादी, प्रशासनिक और मशीनरी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया है इन्होंने। घूरे का भारत विद्या परिप्रेक्ष्य। इसके द्वारा जाति व्यवस्था का सकारात्मक विश्लेषण परंतु वह विश्लेषण प्राचीन धर्म ग्रंथों पर आधारित है और फलतः इसमें अनुभविकता का अभाव है। इसलिए घूरे का परिप्रेक्ष्य तो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य है।
अनुभव का आभार। एम.एन. श्रीनिवास का जाति व्यवस्था के अध्ययन का परिप्रेक्ष्य। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, इसमें क्षेत्रकार की पद्धति का प्रयोग किया गया और प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्यों का भी प्रयोग है। श्रीनिवास का संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। जैसे इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था के अध्ययन में श्रीनिवास ने संरचनात्मक और प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का जो अध्ययन किया है वो रामपुर गांव का एक अध्ययन किया है, जिसमें समप्रभु जातियों का सिद्धांत दिया है। समप्रभु जाति क्या है? इसमें श्रीनिवास ने समकालीन संदर्भ में समप्रभु जाति यानी डोमिनेटेड कास्ट के निर्धारकों और ग्रामीण समाज के लिए समप्रभु जाति के प्रकारों की चर्चा की है। दक्षिण भारत में अम्मा कुर्ग जाति का भी इन्होंने अध्ययन किया है। संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था में होने वाली गतिशीलता और परिवर्तन को मूल्य एकात्मकता के आधार पर होने वाली गतिशीलता के परिवर्तन के रूप में दर्शाया है। फिर श्रीनिवास जो है श्री आलोचनाएं की गई हैं इनकी। श्रीनिवास के जाति व्यवस्था के अध्ययन पर उपरोक्त परिप्रेक्ष्य की कई आलोचनाएं की गई। जैसे श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था के अध्ययन को केवल क्षेत्र कार्य पर आधारित करके भारत विद्या परिप्रेक्ष्य की उपेक्षा की है। श्रीनिवास द्वारा अपने समप्रभु के सिद्धांत में प्रभु जातियों के प्रकारात्मक पक्षों के विश्लेषण पर विशेष बल, यानी उनके प्रकारात्मक का मतलब होता है उसके अच्छे कार्य जो हैं, प्रकारात्मक पक्षों के विश्लेषण पर विशेष बल और उसके नकारात्मक पक्षों की उपेक्षा की है। तो यानी नकारात्मक पक्षों को नहीं देखा है, सिर्फ उसकी तारीफ की है। इनकी ये आलोचना है कर रहे हैं वैज्ञानिक। तो समप्रभु जातियों के प्रकारात्मक जो बड़ी जातियां उसकी प्रकारात्मक पक्षों की तो मतलब व्याख्या की है उन्होंने, लेकिन नकारात्मक पक्ष नहीं बताए हैं। और इसमें इन्होंने क्षेत्रकार के आधार पर अध्ययन किया, लेकिन भारत विद्या परिप्रेक्ष्य की उपेक्षा कर दी। श्रीनिवास द्वारा जातीय गतिशीलता एवं परिवर्तन के विश्लेषण को मूल्य एकात्मकता एवं सहमति जन्य गतिशीलता एवं परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत करके जाति व्यवस्था में विरोध एवं आंदोलन के रूप में होने वाले गतिशीलता एवं परिवर्तन की उपेक्षा की है। यानी परिवर्तन के विश्लेषण को परिवर्तन का जो विश्लेषण किया उन्होंने उसे मूल्य एकात्मकता बताया, सहमति जन गतिशीलता परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत करके जाति व्यवस्था में विरोध हुआ है और आंदोलन के रूप में उन्होंने गतिशीलता परिवर्तन की उपेक्षा की है। निश्चित रूप से उपरोक्त आलोचनाएं जाति व्यवस्था के अध्ययन में श्रीनिवास की संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्यों की कमी को उजागर करती हैं। बावजूद इसके श्रीनिवास का यह परिप्रेक्ष्य जाति व्यवस्था के अध्ययन में कई रूप है, जैसे काय में महत्वपूर्ण है। तो समकालीन संदर्भ में जाति व्यवस्था का विश्लेषण करने में, फिर जाति व्यवस्था के प्रकारात्मक पक्षों को उजागर करने में, फिर जाति व्यवस्था में मूल्य एकात्मकता और गतिशीलता एवं परिवर्तन को दर्शाने में के प्रकारात्मक पक्षों को उजागर किया है और इसका जाति समकालीन किस तरह से आज के समाज में तो इसका विश्लेषण उन्होंने किया है, फिर मूल्य एकात्मकता के रूप में और परिवर्तन को दर्शाया है। भारतीय समाज को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में इनकी भूमिका है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं श्रीनिवास का संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य कुछ कमियों के बावजूद जाति व्यवस्था के अध्ययन में महत्वपूर्ण है और यदि इसके साथ भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करके अध्ययन किया जाए तो इसे समग्रता में समझा जा सकता है। अब एम.एस. श्रीनिवास का संस्कृतिकरण का परिप्रेक्ष्य। अभी श्रीनिवास का जो पढ़ के आए हैं जाति व्यवस्था के अध्ययन का परिप्रेक्ष्य, इसमें श्रीनिवास की जाति व्यवस्था के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है इन्होंने।
अब जाति व्यवस्था एम.एन. श्रीनिवास के विचार हैं इसमें। संस्कृतिकरण का सिद्धांत दिया उन्होंने, एम.एन. श्रीनिवास के संस्कृतिकरण का सिद्धांत। एम.एन. श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था में गतिशीलता एवं परिवर्तन का विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया है। संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है? तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निम्न हिंदू जातियां या जनजातियां या अन्य समूहों द्वारा अपने से ऊपर की जातियों या द्वैत जातियों जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जीवन शैली को अपनाकर जातीय स्तर में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का है। तो संस्कृतिकरण यानी अपने को बड़ी जातियों की जैसा दिखाना या बना लेना अपने जीवन को। तो ये संस्कृति का मतलब वो है कि हिंदू की जो निम्न जातियां हैं, हिंदू की जो मध्य की या उच्च जाति हैं, उनकी तरह निम्न जातियों ने अपने आप को ढाल लिया है। तो संस्कृतिकरण के लक्षण तो अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण के लक्षण अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसमें जनजातियों तक विस्तार हुआ है। जनजातियों तक में मतलब संस्कृतिकरण हुआ है तो उन्होंने भी अपने आप को ढालना शुरू किया है। एक से अधिक मॉडल हैं संस्कृतिकरण के, जैसे आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों द्वारा संपोषित किया जाता है, यानी आर्थिक शक्तियों और राजनीतिक शक्तियों द्वारा संपोषित किया जाता है, यानी संस्कृतिकरण करने को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर पदमूलक परिवर्तन की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी समाज में इसी तरह तो परिवर्तन हो रहा है कि कोई दूसरे की मतलब आदतों को, पहनावे को या खान पान रहन सहन को अपना लेता है, जीवन शैली को अपना लेता है, तो उसमें समाज में परिवर्तन होता है। और जाति समूह से संबंधित व्यक्ति और परिवार से नहीं, मतलब जाति समूह से संबंधित है, ये व्यक्ति और परिवार से नहीं है। संस्कृतिकरण के परिणाम क्या होंगे? तो निम्न जाति समूह की स्थिति में सुधार होगा, वो अच्छे तरह से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उनकी स्थिति में सुधार होगा। निम्न जाति समूह की जीवन शैली में भी परिवर्तन हो जाएगा और निम्न जातियों की महिलाओं की स्थिति में गिरावट आएगी। लेकिन ऊंची जातियां बनेंगी तो वो महिलाएं उनकी घर पर रहती हैं, तो महिलाओं की परिस्थिति में गिरावट आएगी और प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में वृद्धि होगी। अब जब नीचे की जातियां ऊंची जाति की जैसी बनेंगी, यानी मध्यम वर्ग की तरह बनेंगी, तो उनमें कंपटीशन होगा और प्रतिस्पर्धा संघर्ष होगा। तो संस्कृतिकरण के सहायक तत्व पश्चिमीकरण। तो संस्कृतिकरण में सहायक ये कौन है? तो पश्चिम की समाज है, पश्चिमीकरण हो रहा है क्योंकि पश्चिम की ओर देखकर चल रहे हैं ये लोग। सामाजिक सुधार आंदोलन, समाज में सुधार आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उनके कारण संस्कृतिकरण हुआ है। आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। संचार यातायात के साधनों का विकास हुआ है। निम्न जातियों और जनजातियों एवं समूह के आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। फिर जातीय संस्तरण प्रणाली में मध्य स्तर के क्षेत्र में विद्यमान जातियों के सोपान क्रम की अस्पष्टता है। जाति संस्तरण है जो उसमें मध्यम स्तर के क्षेत्र में विद्यमान जातियों के सोपान क्रम की अस्पष्टता है। कर्मकांड से वैदिक सत्रोच्चारण की पृथकता है और नगर मंदिर तीर्थ स्थलों पर लोगों का एकत्रीकरण है। आलोचना एवं मूल्यांकन में सहमति जन जाति गतिशीलता एवं परिवर्तन का विश्लेषण और असहमति एवं मूल्य विरोध पर आधारित जाति गतिशीलता एवं परिवर्तन की उपेक्षा है इसमें, और गैर सांस्कृतिक परंपराओं की उपेक्षा है। सार्वभौमिकता का अभाव है, नहीं सब जगह नहीं है ये। फिर पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण के दोष हैं इसमें। विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया की उपेक्षा है। पूर्व संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की उपेक्षा है। फिर लंबवत सामाजिक गतिशीलता की जगह क्षेत्रीय सामाजिक गतिशीलता है। निश्चित रूप से उपरोक्त आलोचना श्रीनिवास के संस्कृतिकरण सिद्धांत की कमियों को उजागर करती है। बावजूद इसके यह सिद्धांत जाति व्यवस्था में गतिशीलता के समकालीन पहलुओं तथा ग्रामीण समाज में होने वाले
सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण में भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीनिवास का संप्रभु जाति का विचार है। तो संप्रभु जाति के विचार में उन्होंने परिवर्तित संदर्भ में ग्रामीण शक्ति संरचना के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास ने संप्रभु जाति की अवधारणा को प्रस्तुत किया कि ग्रामीण शक्ति संरचना में जो है परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें संप्रभु जाति की अवधारणा बताइए। संप्रभु जाति का क्या अर्थ है? वह जाति जो ग्रामीण शक्ति संरचना में शीर्ष पर अवस्थित होती है और अन्य सभी जातियों पर प्रभुत्व रखती है। तो श्रीनिवास ने उनको संप्रभु जाति कहा है। संप्रभु जाति के निर्धारक कौन है? तो संरचनात्मक बहुलता। संप्रभु जाति की संरचनात्मक बहुलता है, भू स्वामित्व और या आर्थिक संपन्नता है, राजनीतिक शक्ति, जिसके पास राजनीतिक शक्ति हो, और अन्य निर्धारक तत्व यानी संख्या में बहुत हो वो संप्रभु जाति कहलाएंगे, और भूमि की संपत्ति हो, आर्थिक संपन्नता भी उनके पास हो, राजनीतिक शक्ति भी हो, अन्य निर्धारक तत्व भी उनके पास हो, तो वो संप्रभु जाति कहलाएंगे। और गाँव में मुख्य रूप से उनकी चलती हो तो वो संप्रभु जाति है। फिर पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण के दोषपूर्ण है। ये विसंगीकरण की प्रक्रिया की अपेक्षा है ये वाला पेज तो हो गया है। यहाँ से है कि जाति के निर्धारक तत्वों में क्या है? तो संख्या में बहुलता है, भू स्वामित्व है, आर्थिक संपन्नता है, राजनीतिक शक्ति है, अन्य निर्धारक तत्व हैं इसमें। और इसमें पश्चिम या आधुनिक शिक्षा प्राप्त है, प्रशासन में उच्च पदों पर नौकरियां हैं, तो वे संप्रभु जाति हैं, तो उनकी नौकरियों में भी अच्छी पकड़ है, आधुनिक शिक्षा भी उनके पास है, आय और अन्य नगरीय स्रोत हैं, आरक्षण की भी वे खुद व्यवस्था कर रखे हैं, तो वे संप्रभु जाति हैं। रामपुर गांव के क्षेत्र कार्य के अध्ययन के आधार पर उक्त विचारों की पुष्टि हुई है। यानी श्रीनिवास ने जो रामपुर गांव का अध्ययन किया उसके आधार पर विचारों की उन्होंने पुष्टि की है। संप्रभु जाति के प्रकार क्या है? जाति व्यवस्था और शांति को बनाए रखना। इनके प्रकार यानी उनके क्या कार्य करते हैं, तो वो कि जाति व्यवस्था के कारण शांति को बनाए रखते हैं, भूमि संबंधी झगड़ों का निपटान करते हैं, तो इनके कार्य हैं जी पारिवारिक झगड़ों और विवाह संबंधी मतभेदों को दूर करना और विकास योजनाओं को लागू कराकर ग्रामीण विकास के कार्यों में सहयोग करना। यानी विकास योजनाओं को लागू कराना और ग्रामीण गांव के विकास के कार्यों में सहयोग करना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। श्रीनिवास ने प्रभु जातियों के प्रकारात्मक विश्लेषण में प्रभु जातियों द्वारा किए जाने वाले शोषण एवं अत्याचार की उपेक्षा की है। विवेक कुमार कहते हैं कि आलोचना की कि श्रीनिवास ने जो प्रकारात्मक विश्लेषण किया है यानी उनके जो सकारात्मक बातें बताई हैं उसके विश्लेषण में प्रभु जातियों द्वारा किए जाने वाले शोषण अत्याचार उन्होंने बताई नहीं है कि हाँ भला काम तो करती हैं लेकिन शोषण अत्याचार भी करती हैं जी संप्रभु जातियाँ। श्रीनिवास ने इन विचारों को ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा की है और इतिहास का कोई बताया नहीं है कि संप्रभु जातियाँ किस तरह से जमींदार वर्ग गया और संप्रभु जातियाँ जो रही हैं उन्होंने इतिहास में क्या क्या किया है। योगेंद्र सिंह एवं दीपांकर गुप्ता के अनुसार संप्रभु जातियों के संख्यात्मक आधार अनिवार्य नहीं है। यानी योगेंद्र सिंह और दीपांकर गुप्ता ने कहा है कि संप्रभु जातियों के लिए संख्या का आधार अनिवार्य नहीं है कि वो संख्या में कितने हैं, उनके पास ताकत है तो सब भूल जाती हैं। श्रीनिवास द्वारा प्रयोग किए गए संप्रभु जाति शब्द उपयुक्त नहीं है। निश्चित रूप से उपरोक्त आलोचना श्रीनिवास के विश्लेषण में कमियों को परिलक्षित करती हैं। बावजूद इसके श्रीनिवास का यह विचार समकालीन संदर्भ में ग्रामीण शक्ति संरचना में होने वाले नवीन परिवर्तनों का विश्लेषण करके भारतीय समाज शास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब है ड्यूमा है समाजशास्त्री। ड्यूमा का जाति व्यवस्था
व्यवस्था के अध्ययन का परिप्रेक्ष्य। उन्होंने किस तरह से जाति व्यवस्था को बताया है। तो ड्यूमा के पूर्व भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन के निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य प्रचलित थे। जैसे औपनिवेशिक कालीन यूरोप केंद्रित परिप्रेक्ष्य था। औपनिवेशिक कालीन जो वैज्ञानिक समाजशास्त्री थे वो यूरोप पे केंद्रित थे। तो उन्होंने जाति व्यवस्था को विकसित रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। वो फिर भारत विद्या परिप्रेक्ष्य था जो जाति व्यवस्था के विश्लेषण को प्राचीन धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक प्रलेखों आदि के आधार पर प्रस्तुत कर रहे थे और भारतीय समाज की विशेषता भारतीय समाज की उसकी विशेषता बताते हुए प्रकारात्मक यानी सकारात्मक संबंधों से जुड़े व्यवस्था के रूप में देख रहे थे। यानी सकारात्मक संबंधों को उन्होंने देखा है जाति व्यवस्था में। ये घूरे का परिप्रेक्ष्य था विद्या परिप्रेक्ष्य और संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य जो जाति व्यवस्था के विश्लेषण में क्षेत्रकार का प्रयोग करते हुए जाति व्यवस्था की संरचनात्मक पक्षों के विश्लेषण को केंद्रित करते हुए स्वयं को केंद्रित किए हुए था और सोपान को जाति व्यवस्था की केंद्रीय विशेषता के रूप में स्वीकार करते हुए असमानता एवं स्त्रीकरण के प्रमुख स्वरूप के रूप में देख रहे थे। साथ ही इसको मानव समाज की प्रकारकारी मानते हुए, मानव समाज के लिए यानी लाभकारी मानते हुए मानव समाज की एक सार्वभौमिक विशेषता के रूप में स्वीकार कर रहे थे। तो ये संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य था जिसमें संरचना और क्षेत्रकार के प्रयोग करते हुए इनका अध्ययन किया था। लेकिन इसमें सोपानिकता जो थी वो केंद्रीय अवधारणा थी और इसमें प्रकारकारी यानी उसके लाभ उसको प्रकारकारी मानते हुए उसको समाज के लिए कि लाभकारी मानते हुए मानव समाज के लिए सार्वभौमिक विशेषता के रूप में इस तरह से स्वीकार किया गया था। तो ड्यूमा के पहले ये परिप्रेक्ष्य प्रचलित थे यानी औपनिवेशिक कालीन यूरोप का परिप्रेक्ष्य प्रचलित था, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य प्रचलित था और संरचनात्मक और प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य प्रचलित थे ड्यूमा के पहले। अब आए हैं ड्यूमा। तो ड्यूमा का जाति व्यवस्था के अध्ययन का परिप्रेक्ष्य बताएंगे। तो ड्यूमा है फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो हेरेचीज में सोपान में भारत की जाति व्यवस्था के अध्ययन के 2 परिप्रेक्ष्य प्रयोग किए हैं। ड्यूमा ने अपने परिप्रेक्ष्य में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य और संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य बताए हैं, जहां ड्यूमा ने जाति व्यवस्था के अध्ययन को प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित करके और उनके उल्लेखित पवित्रता अपवित्रता की विचारधारा के आधार पर समझने का प्रयास किया है। तो ड्यूमा ने भारतीय जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए जो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य है उसको पवित्रता और उसको अपवित्रता के आधार पर समझने का प्रयास किया है। और संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य जो था उसमें ड्यूमा ने जाति व्यवस्था को परंपरागत भारतीय मूल्यों पर आधारित सुसंगत सोपानिक व्यवस्था के रूप में दर्शाया है कि भारत की जो सोपानिक व्यवस्था थी उसके रूप में दर्शाया जहाँ जाति असमानता संस्थान था। सोपान को भारतीय समाज का आदर्श माना जाता है और जहाँ जजमानी व्यवस्था द्वारा सभी जातियां एक दूसरे की पूरक होती हैं। तो इन्होंने संरचना के रूप में भी इसकी व्याख्या की है ड्यूमा ने और सुसंगत व्यवस्था के रूप में उसे बताया कि संरचना व्यवस्था थी वो सुसंगत व्यवस्था थी। और इसमें भारत विद्या को परिप्रेक्ष्य को पवित्रता की विचारधारा के आधार पर समझ लिया है। और जजमानी व्यवस्था में ऐसा था कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। तो जाति व्यवस्था के अध्ययन में ड्यूमा ने उपरोक्त परिप्रेक्ष्यों को ड्यूमा के सोपान तथा पवित्रता अपवित्रता संबंधी विचारों में देखा जा सकता है। तो ड्यूमा का जो विचार है उसमें देखा जा सकता है ड्यूमा के सोपान का विचार और पवित्रता अपवित्रता संबंधी विचार। और ड्यूमा का पवित्रता अपवित्रता के संबंध में ड्यूमा का क्या विचार है। तो पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्राचीन व्यवस्था की सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था के रूप में व्याख्या। फिर सभी समाज वैज्ञानिकों द्वारा जाति व्यवस्था की इसके लक्षणों के आधार पर व्याख्या की। समाज वैज्ञानिकों जाति व्यवस्था के लक्षणों के आधार पर व्याख्या की है और पश्चिमी विद्वानों जाति व्यवस्था की सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था के रूप में व्याख्या की है।
पश्चिमी वैज्ञानिकों ने स्त्रीकरण के रूप में और बाकी सभी वैज्ञानिकों ने इसके लक्षण के आधार पर व्याख्या की है। ल्यूमा ने जाति व्यवस्था के बारे में विचार दिया है। संसार दो भागों पश्चिम और पूर्व में विभाजित है। पश्चिम में समानता है और पूर्व में स्त्रीकरण है या सोपान है। पवित्रता एवं अपवित्रता की विचारधारा पर आधारित है और ये संस्कार इस तरह है जो तो ये पवित्रता अपवित्रता की विचारधारा पर आधारित है। और पश्चिम ने समानता के रूप में संसार की व्याख्या की है। पवित्रता अपवित्रता का अर्थ पवित्रता का तात्पर्य स्वच्छता या सफाई से है, जबकि अपवित्रता का तात्पर्य स्वच्छता या सफाई के अभाव से है। पवित्रता अपवित्रता के आधार पर सोपान की व्याख्या पवित्रता अपवित्रता से श्रेष्ठ होती है। जो पवित्रता है वो अपवित्रता से श्रेष्ठ होती है, इसलिए इसकी श्रेष्ठता हेतु आवश्यक है कि इसको अपवित्र वस्तुओं से अपवित्रता से ऊपर और पृथक रखा जाए, पृथकता का सिद्धांत रखा जाए। यही धारणा हिंदू सामाजिक जीवन के सभी पक्षों में सोपान निर्माण करती है। तो ये पवित्रता अपवित्रता की जो विचारधारा है वही सोपान का निर्माण करती है। जैसे पुरुषार्थ व्यवस्था में सोपान है, आश्रम व्यवस्था में सोपान है, गुणों में सोपान है, यानी हर चीज में किसी को ऊंचा नीचे बताया गया है। भोजन में सोपान, पानी में सोपान, वस्त्र में सोपान, बर्तन में सोपान, कार में सोपान और जाति व्यवस्था में भी सोपान है। तो इस तरह पूरी समाज जो है हर चीज सोपान व्यवस्था में बटी हुई है पवित्रता अपवित्रता की धारणा के आधार पर। और पवित्रता अपवित्रता की विचारधारा के आधार पर जाति व्यवस्था की व्याख्या जाति व्यवस्था है जो की व्याख्या की है उन्होंने। ल्यूमा ने जाति के बारे में मुक्त पश्चिमी विद्वानों के विचारों का खंडन किया है और कहा है कि जाति वर्ग स्त्रीकरण की तरह स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है। मतलब जो जाति है वो वर्ग स्त्रीकरण की तरह स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है, बल्कि सोपान मात्र है। जाति व्यवस्था में निहित असमानता पश्चिमी समाज में प्रचलित असमानता की विचारधारा के विपरीत नहीं है। जो समानता है वो असमानता पश्चिमी समाज में प्रचलित समानता की विचारधारा के विपरीत नहीं है, बल्कि यह एक विशेष प्रकार की असमानता है जो पश्चिमी व्यक्तिवाद के बजाय सामूहिकता के मूल्यों पर आधारित है। इन्होंने बताया कि जाति एक व्यवस्था है, एक संरचना है और मूल्यों पर आधारित है और इसको भारत की विचारधारा एवं मूल्यों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। यानी जो जाति व्यवस्था है इसकी संरचना अलग है, तो भारत की विचारधारा के मूल्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए। भारतीय जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में निहित पवित्रता एवं अपवित्रता की परस्पर विरोधी विचारधारा एवं इसमें निर्मित सोपानिक रूप है। कि भारत में जो धर्म है, धर्म में निहित पवित्रता अपवित्रता की परस्पर विरोधी विचारधारा में इसमें निहित सोपानिकता का रूप है। तो ल्यूमा ने पवित्रता अपवित्रता के दो प्रकार बताए हैं, अस्थायी पवित्रता और स्थायी पवित्रता। अस्थायी पवित्रता यानी कुछ अनुष्ठानों के द्वारा समाप्त हो जाता है, जैसे कुछ अनुष्ठानों द्वारा इसकी समाप्ति संभव है। अस्थायी जो होती है उसमें मृत्यु हो गई किसी की, जन्म हो गया, शौच आदि कार्यों के से उत्पन्न अपवित्रता जी अस्थायी होती है, जिसे थोड़े समय में समाप्त किया जा सकता है कुछ क्रियाकलाप करके। जबकि स्थायी पवित्रता जैसे व्यक्ति के जन्म से प्राप्त, इसको दूर नहीं किया जा सकता है। जाति व्यवस्था में निहित अपवित्र यानी उन व्यक्तियों को अपवित्र मान लिया तो अब उन्हें कभी भी पवित्र नहीं माना जाएगा। तो ल्यूमा ने दो प्रकार की जाति व्यवस्था को बताया कि स्थायी अपवित्रता होती है और अस्थायी। ल्यूमा ने इस पवित्रता अपवित्रता की विचारधारा के आधार पर जाति व्यवस्था के लक्षणों की व्याख्या की है और जाति सोपान की व्याख्या की है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। अंतर विवाह के नियम की व्याख्या की है, जैसे अंतर्विवाह के नियम ही बने हैं। खान पान संबंधी नियम, प्रतिबद्धताएं हैं, विशेष अधिकार, नियोक्ताओं की व्याख्या है। फिर ल्यूमा ने पवित्रता अपवित्रता के आधार पर यजमानी व्यवस्था की व्याख्या, संपूर्णता की व्याख्या की है। ल्यूमा का आलोचना है। ल्यूमा ने अपने अध्ययन में
ड्यूमा ने अपने अध्ययन को मुख्यतः भारतीय विद्या स्रोतों एवं ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण पर आधारित करके अनुभविक तथ्यों की उपेक्षा की, यानी इन्होंने उन्हीं तथ्यों में और खोज की है, लेकिन अलग से कोई अनुभविक तथ्य नहीं बताए हैं। ड्यूमा ने जाति व्यवस्था को मूल्यों की तार्किक एवं सुसंगत व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करके जाति व्यवस्था में निहित तनाव, शोषण, संघर्ष की उपेक्षा की है। यानी जाति व्यवस्था में जो मूल्य थे उनका तार्किक और सुसंगत व्यवस्था तो की है, जाति व्यवस्था के और खोज निकाले हैं, लेकिन फिर भी इसमें शोषण संघर्ष की बात नहीं गई है। ड्यूमा द्वारा जाति व्यवस्था को जड़ और स्थिर अपरिवर्तनशील मान लेना गलत है। ड्यूमा द्वारा पश्चिम को समानता और पूर्व को सोपान पर आधारित मान लेना तर्कसंगत नहीं है। फिर ड्यूमा द्वारा भारतीय समाज एवं संस्कृति को असमान श्रेणी क्रम पर आधारित मानना सही नहीं है कि भारत में जो समाज है वो संस्कृति को असमान श्रेणी क्रम है, इस पर मान लेना सही नहीं है। जाति व्यवस्था के बारे में यह विचार सभी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है और ड्यूमा द्वारा अनुष्ठानिक सोपान क्रम को राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति से पृथक मानना सही नहीं है। यानी राजनीतिक शक्ति है वो आर्थिक शक्ति से ज़्यादा ऊपर है, ये सही नहीं है। आर्थिक शक्ति महत्वपूर्ण होती है तो मानना ये सही नहीं है। निश्चित रूप से उपरोक्त आलोचना ड्यूमा के परिप्रेक्ष्य में निम्न रूपों में महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन जाति व्यवस्था के सांस्कृतिक पक्षों के विश्लेषण में जाति व्यवस्था के पीछे कार्यशील एवं सामान्य नियम विचारधारा की पहचान करने में इनका विचार है कि जाति व्यवस्था के पीछे क्या काम कर रहे हैं, तो इसके विचार महत्वपूर्ण है और इसके सांस्कृतिक पक्षों के विश्लेषण महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक आधारित भारतीय समाज और समता मूलक पश्चिम समाज का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने में भी ये पश्चिम समाज और पूर्वी समाज के विश्लेषण में भी प्रस्तुत करने में महत्व। इसलिए निष्कर्ष है कि कुछ कमियों के बावजूद जाति व्यवस्था के अध्ययन में ड्यूमा का परिप्रेक्ष्य जाति व्यवस्था के बारे में उपरोक्त विचार कमियों के बावजूद भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। अब है श्रीनिवास के बारे में, श्रीनिवास और ड्यूमा के विचारों की तुलना के क्या इनके विचार हैं। तो भारतीय समाजशास्त्री श्रीनिवास और फ्रांसीसी विचारक ड्यूमा ने भारतीय जाति व्यवस्था के विश्लेषण में गुणात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए संस्तर यानी जो सोपान है, सोपान को प्रमुख गुणधर्म के रूप में स्वीकार किया है। जो दोनों विद्वान हैं इन्होंने क्या किया, गुणधर्म जाति व्यवस्था सोपान को गुणधर्म के रूप में स्वीकार किया है और दोनों ने हडसन आदि विचारकों के विपरीत जाति व्यवस्था के विश्लेषण में इन गुणधर्मों के आधार पर इन जातियों के मध्य उभरने वाले संबंधों की संरचना को भी महत्वपूर्ण माना है कि हाँ जो सोपान है या उनके जो गुणधर्म है भारतीय समाज के, तो उन गुणधर्म के आधार पर ही जाति व्यवस्था में उभरने के संबंध स्थापित है, इसको दोनों ने माना है। उपरोक्त मान्यताओं के उपरांत भी दोनों के विचार में मौलिक अंतर है। श्रीनिवास जहां जाति व्यवस्था के अध्ययन का दृष्टिकोण क्षेत्र कार्य पर आधारित संरचनात्मक और प्रकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, वहीं ड्यूमा ने अपने अध्ययन में भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य के साथ साथ संरचनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। तो इन्होंने भी अपने अध्ययन में संरचनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया और श्रीनिवास ने भी अपने अध्ययन दृष्टिकोण में आधारित संरचनात्मक और प्रकारात्मक यानी संरचना को के आधार पर, बात की संरचना के आधार पर जाति व्यवस्था की क्या संरचना है और प्रकारात्मक यानी उसके सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है उनका, इनका संरचनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया है करके भारतीय समाज शास्त्र को समाज शास्त्र का भारत विद्या शास्त्र के समागम पर स्थापित करने का प्रयास किया है। श्रीनिवास के अनुसार संस्तर जाति व्यवस्था का संस्तर है जो अनुवांशिक समूहों और किन्विन्यास से संबंधित है। ड्यूमा ने के अनुसार जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता संस्तर नहीं है बल्कि कर्मकांडीय पवित्रता अपवित्रता परस्पर विरोधी विचारधारा है। तो ड्यूमा बताते हैं कि जो जाति व्यवस्था है इसकी मुख्य विशेषता स्त्रीकरण या संस्तर नहीं है बल्कि पवित्रता अपवित्रता की विचारधारा जो है वही है।
तो जबकि श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था को स्त्रीकरण के स्वरूप के रूप में देखा है। उन्होंने जाति व्यवस्था को स्त्रीकरण के रूप में देखा और स्पष्ट किया है कि किसी भी जाति की परिस्थिति और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसे अनेक कारकों का संयुक्त परिणाम होती है। तो समाज की जो संस्कृति है या स्थितिकरण है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई संयुक्त परिणाम होते हैं, श्रीनिवास बताते हैं। जबकि ड्यूमा का तर्क है कि जाति वर्ग की भांति स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है, बल्कि पवित्रता अपवित्रता पर की परस्पर विरोधी विचारधारा पर आधारित संस्करण का एक रूप है, जो भारतीय समाज की विशेषता है। श्रीनिवास के विचार में जाति व्यवस्था जाति परिस्थिति, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों से जुड़ी है, वहीं ड्यूमा के विश्लेषण में ये पृथक है। उपरोक्त दोनों विद्वानों के विचार यथापि जाति व्यवस्था की व्याख्या हेतु पर्याप्त नहीं है और इनके विभिन्न जातियों के मध्य अंतर क्रियात्मक पक्षों की उपेक्षा की गई है, जैसे मैकिम, मार्टिन, कैथली, गफ और मेयर F.G. बोली आदि विश्लेषण में दिखाई देता है। फिर भी जाति व्यवस्था के समाजशास्त्री विश्लेषण के क्षेत्र में दोनों विचार समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब है अस्पष्टता, स्वरूप और परिप्रेक्ष्य। अस्पष्टता क्या है, उसका स्वरूप है, और परिप्रेक्ष्य है। अस्पष्टता यानी स्वरूप और परिप्रेक्ष्य। अस्पष्टता का क्या अर्थ है? तो जाति व्यवस्था से संबंधित एक विचारधारा जिसके द्वारा जाति व्यवस्था के एक भाग की पृथकता को संभव बनाया जाता है, इस विचारधारा को अस्पष्टता की संज्ञा दी जाती है और जिस समूह को पृथक किया जाता है उसको अस्पृश्य या अछूत कहा जाता है। यानी जाति व्यवस्था में किसी को अलग से रखा जाता है और उसके साथ संपर्क नहीं किया जाता, छुआछूत मानी जाती, तो उसको अस्पृश्य जाति कहते हैं, अस्पृश्यता कहा जाता है। अस्पृश्यता का स्वरूप कैसे हुआ? तो परंपरागत हिंदू समाज एक जाति समाज था जो 4 मुख्य जातियों और कई उपजातियों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। यानी अस्पृश्य या मॉडल जाति दूसरी, एक अस्पृश्य जाति भी कैसे, जैसे जाति व्यवस्था के अंतर्गत निचले पायदान पर स्थित शूद्र या अस्पृश्य जाति के साथ कई तरह की निरयोग्यताएं जुड़ी हुई थी। यानी शूद्र जो थे उन्हें छुआछूत मानी जाती थी और उनके साथ बहुत सारी अस्पृश्यता नियोक्ताएं जुड़ी थी जो उन्हें मूलतः समाज, हिंदू समाज से पृथक करती थी। इन नियोक्ता की चर्चा है बहुत सारी हैं। जैसे भारत में अस्पृश्यता के कारण क्या थे? तो हिंदू धर्म में नेत्र पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा थी। जो ड्यूमा का विचार रहा है कि हाँ, आप हिंदू धर्म में अस्पृश्यता का मुख्य कारण अपवित्रता, अपवित्रता की धारणा रही है। अपवित्रता समझे जाने वाला भोजन या अपवित्र कार्यों का संपादन, यानी असपवित्र किसी चीज को छूने से वो चीज अपवित्र हो जाती है या वो कार्य अपवित्र हो जाता है, तो उसके आधार पर था। इनमें मंदिरों में नरक दूतों की पूजा और पशुओं की बलि देना, एक फज की बोली आदि ये सारे कार्य थे। इनका श्याम वर्ण होना, यानी वो जो थे वो काले लोग थे, तो उनका श्याम वर्ण होना भी एक जाति अस्पृश्यता का कारण था। और पशुओं की बलि देते थे, तो इस कारण भी उन्हें माना जाता था। और जन्म आधारित उनकी व्यवस्था थी। निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा एवं जन्म आधारित प्रतिष्ठा, यानी निम्न जातियों में यदि उन्होंने जन्म लिया तो वो अस्पृश्य हैं। ये S.C. दुबे का विचार है। भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन का परिप्रेक्ष्य क्या है? तो भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु कई परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं, जिन्हें 2 वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। सुधारवादी परिप्रेक्ष्य और वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य हैं। सुधारवादी यह परिप्रेक्ष्य जाति व्यवस्था में सुधार के द्वारा अस्पृश्य जाति की व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करके अस्पृश्यता की समाप्ति पर बल देता है, जैसे आर्य समाज आंदोलन और या महात्मा गांधी का परिप्रेक्ष्य।
तो ये क्या करते हैं, जाति व्यवस्था में के अंतर्गत अस्पष्टता है उसको समाप्त करना चाहते हैं। सुधारवादी आंदोलन यानी जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। वैकल्पिक वाले क्या हैं, यह परिप्रेक्ष्य जाति व्यवस्था का पूर्णतः उन्मूलन करके एक नवीन वैकल्पिक समाज की स्थापना द्वारा अस्पष्टता उन्मूलन पर बल देता है कि नवीन समाज का निर्माण किया जाए। यद्यपि परिप्रेक्ष्य दो भागों में विभाजित है। ये धर्मांतरण का परिप्रेक्ष्य, वैकल्पिक जो परिप्रेक्ष्य है वो ये धर्मांतरण कर दिया जाए तो नया समाज में ये का निर्माण हो जाएगा। जैसे यह परिप्रेक्ष्य हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को ग्रहण करके धर्मांतरण करके यानी अस्पष्टता के उन्मूलन पर बल देता है। जैसे भी अम्बेडकर जी का परिप्रेक्ष्य है जी कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में बदल जाओ। फिर धर्म निरपेक्षता यानी तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार द्वारा आधुनिक एवं धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण करके अस्पष्टता के उन्मूलन पर बल दिया जाए। तो ये भारत सरकार का परिप्रेक्ष्य है कि धर्मांतरण करने से क्या उस धर्म में भी छूआछूत हो जाएगी, लेकिन इस तरह का समाज निर्माण कीजिए जो धर्मनिरपेक्ष हो। तो भारत का परिप्रेक्ष्य, भारत सरकार का तो मूल्यांकन है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्यों में प्रथम परिप्रेक्ष्य की पूर्णतः व्याख्या नहीं, पूर्णतः व्यवहारिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि फिर भी पुरानी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना ना तो तर्कसंगत है और ना ही व्यवहारिक रूप से सफल रहा है। ये योगेंद्र सिंह का विचार है। तो धर्मांतरण का परिप्रेक्ष्य भी व्यवहारिक रूप से सफल नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण के बाद भी उनमें अस्पष्टता और भेदभाव विद्यमान रहेगा। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का परिप्रेक्ष्य उपरोक्त दोनों परिप्रेक्ष्यों की तुलना में सर्वाधिक तर्कसंगत और व्यवहारिक और आधुनिक समाज के अनुकूल है। फलतः यह न केवल सबसे ज्यादा स्वीकार रहा है बल्कि आज सबसे अधिक सफल भी रहा है। अभय कुमार दुबे बताते हैं इस बारे में। अतः निष्कर्ष है कि वैश्वीकरण एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में जाति व्यवस्था को पूर्णतः छोड़ पाना कठिन है, यानी पूर्णतः तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए वर्तमान संदर्भ में अस्पष्टता उन्मूलन हेतु एकीकरण यानी धर्मनिरपेक्ष का परिप्रेक्ष्य सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। फिर अस्पष्टता या जाति व्यवस्था पर गांधी अम्बेडकर का विचार क्या है। गांधी अम्बेडकर क्या कहते हैं, तो जाति व्यवस्था भारतीय समाज की मुख्य विशेषता रही, जिसमें निहित असमानता और अस्पष्टता के तत्व सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक आलोच्य रहा है। यानी जाति असमानता और शोषण अस्पष्टता रहा है और इसकी आलोचना होती रही है। इसलिए असमानता और अस्पष्टता के तत्वों के उन्मूलन हेतु कई विचार प्रस्तुत किए गए, जिनमें गांधी और अम्बेडकर का विचार प्रमुख है। इसमें गांधी जी का विचार है जाति व्यवस्था में सुधार द्वारा, जाति व्यवस्था को सुधारा जाए। जाति व्यवस्था में सुधार द्वारा परंपरागत वर्ण व्यवस्था को स्थापित करके जाति असमानता और अस्पष्टता का उन्मूलन पर बल दिया जाए, यानी परंपरागत वर्ण व्यवस्था लाई जाए और जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाए। गांधी जी का विचार है। और अम्बेडकर का विचार है कि पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाए और उन्मूलन का समर्थन और धर्मांतरण द्वारा पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाए या धर्मांतरण कर दिया जाए और जाति असमानता अस्पष्टता से मुक्ति पर इन्होंने बल दिया है। उपरोक्त दोनों विचारों में से गांधी के विचार को पूर्णतः व्यवहारिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि फिर भी पुरानी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना ना तो तर्कसंगत है ना व्यवहारिक है रूप से सफल है। फिर अम्बेडकर का विचार भी ना तो पूरी तरह तर्कसंगत है और एवं व्यवहारिक भी है नहीं है, ना ही भारत की ऐतिहासिक परंपरा से मेल खाता है। तो धर्मांतरण तो और भी सही नहीं है, क्योंकि वो ना तो ऐतिहासिक रूप से मेल खाता है और वर्तमान में भी सही नहीं है। उपरोक्त दोनों विचारों की तुलना में भारत सरकार का धर्मांतरण धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण का विचार जाति व्यवस्था के संदर्भ में संबंधित तर्कसंगत और व्यवहारिक और आधुनिक समाज के अनुकूल है। फलतः यह न केवल सबसे ज़्यादा स्वीकार रहा है बल्कि आज सबसे अधिक सफल भी रहा है। अतः निष्कर्ष है कि वैश्वीकरण एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में न तो परंपरागत वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना संभव है और न ही जाति व्यवस्था को पूरी तरह से छोड़ पाना भी संभव नहीं है। इसलिए वर्तमान में जाति व्यवस्था अस्पष्टता के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष आधुनिक समाज के निर्माण का विचार सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।
तो भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु प्रयास किए गए हैं। इसमें क्या है? उन्मूलन हेतु प्रयास। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की मुख्य विशेषता रही है, जिसमें नेत असमानता, अस्पृश्यता के तत्व सर्वाधिक निकटनीय एवं आलोच्य, सबसे अधिक आलोचना रही है उसकी, असमानता अस्पृश्यता की। इसके उन्मूलन हेतु कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें से कुछ हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु प्रयास किए हैं, इनमें भक्ति आंदोलन के रूप में किए गए प्रयास और सुधार आंदोलन के रूप में भी किए गए प्रयास। जैसे आर्य समाज द्वारा 1875 में, जाति प्रार्थना समाज द्वारा 1867 में, सत्यशोधक समाज द्वारा 1873 में, कृष्ण मिशन ने 1897 में, फिर SNDP आंदोलन द्वारा भी अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए प्रयास किए गए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा एवं व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयास, जैसे राजनीतिक दल में गांधी, अम्बेडकर और दलित समाज और बहुजन समाज पार्टी ने इसमें प्रयास किए हैं। फिर संस्कृतिकरण के रूप में किए गए प्रयास हैं, भारत सरकार द्वारा भी किए गए प्रयास शामिल हैं। संविधान कानून के माध्यम से किए गए प्रयास, जैसे संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और 1976 में अधिकार हैं। अनुसूचित जातियों जनजातियों उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989 और 2015 विकसित किया गया। विकास योजनाओं के माध्यम से किए गए प्रयास हैं। फिर NGO द्वारा किए गए प्रयास, और NGO बहुत सारे बनाए हैं तो उनके द्वारा भी प्रयास किए गए हैं। निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों ने जाति असमानता अस्पृश्यता के तत्व को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और काफी हद तक जाति असमानता एवं अस्पृश्यता का उन्मूलन संभव भी हुआ है। यद्यपि ग्रामीण समाज में जाति असमानता एवं अस्पृश्यता के तत्वों को आंशिक रूप से देखा जा सकता है, ग्रामीण समाज में आज भी हैं, तथापि आधुनिक समाज के निर्माण के साथ इसकी समाप्ति संभावना को स्वीकार किया जा सकता है कि आधुनिक समाज का निर्माण हो तो ये समाप्ति भी हो रहे हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि जाति व्यवस्था कुछ नवीन संदर्भों के साथ वर्तमान भारतीय समाज में अभी भी बनी हुई है, और कुछ नवीन संदर्भ परिवर्तित हो गई लेकिन बनी हुई है, अभी बनी हुई है और भारतीय समाज में सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित करती है। तो ये था जाति व्यवस्था का उन्मूलन संबंधी विचार। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले क्लास में।